जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 11 केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर 3 यानी कि तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म की आवर्तीता पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने डेवेराइन के त्रिक मॉडल और मेंडलीव की आवर्त सारणी इनके बारे में देखा और जाना। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक आवर्त नियम यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें आधुनिक आवर्त नियम की, तो आधुनिक आवर्त नियम के जनक है मोज़ले। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जब मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु भारों यानी कि एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। परंतु आधुनिक आवर्त नियम यह कहता है तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक यानी कि हम उसे परमाणु संख्या या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। तो जब हम लोगों ने परमाणु भार के आधार पर आवर्त नियम पढ़ा तो देखा कि जो तत्वों के गुणधर्म हैं उनमें समानता कहीं कहीं नहीं मिलती थी, लेकिन जब हम परमाणु क्रमांक के आधार पर पढ़ेंगे तो देखेंगे जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो एक जैसे मिलते हैं और यही आधुनिक आवर्त सारणी है। अब हम सभी जानते हैं कि जो तत्वों के परमाणु क्रमांक होते हैं उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं और जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ता है यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। तो जब हम तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो यह वर्गीकरण जो प्राप्त होता है यानी कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जो वर्गीकरण हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो तत्वों के गुणधर्म है वो बहुत अच्छी प्रकार से तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर ही पता लगाया जा सका, परमाणु भार के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि जब आपके आइसोटोप यानी कि समस्थानिकों की खोज हुई तो उसके आधार पर ये माना गया कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं उनके परमाणु संख्या यानी कि उनके परमाणु क्रमांक पर। तो यदि हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ है यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ है उनकी कुल संख्या है 18, जिन्हें हम कहते हैं समूह, जबकि 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम कहते हैं आवर्त। इंग्लिश में समूह को बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को बोलते हैं पीरियड। तो याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी ग्रुप की संख्या 18 और आवर्त यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड की संख्या है 7। तो यदि हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति यानी कि इनके कैरेक्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजकता लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम संयोजकता के आधार पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी संयोजकता कहलाती है। अब हम संयोजकता का निर्धारण कैसे करें, तो अगर हम आवर्त सारणी में देखें जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्रम से उनकी संयोजकता बढ़ेगी, लेकिन उनकी संयोजकता 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है। यानी कि जब हम पहले आवर्त में आएंगे तो उनकी संयोजकता 1, दूसरे में आएंगे तो 2, तीसरे में आएंगे 3, चौथे में आएंगे 4। लेकिन जब हम उससे आगे जाएंगे मतलब 4 से आगे जाएंगे तो उनकी संयोजकता क्या होती है, घटने लगती है, जैसा कि ऊपर आप टेबल में देख सकते हैं। जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में यदि 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता 1 से लेकर 4 होती है, तो आप डायरेक्ट संयोजकता बता सकते हैं। लेकिन यदि उनके बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैंने बताया था हम क्या कहते हैं, 8 में से घटा देते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। तो यदि आप आवर्त सारणी में देखें ऊपर हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। वहीं लिथियम की बात करें, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 1, तो इनकी संयोजकता कितनी आएगी, 1 आएगी। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम के परमाणु क्रमांक है 4, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2, 2, तो इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी संयोजकता होगी 2। वहीं हम बात करें बोरान की, तो बोरान का परमाणु क्रमांक है 5, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2, 3, तो इनके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता होगी 3। वहीं बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता हो गई 4। लेकिन वही हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता 5 नहीं होगी, इनकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि मैंने बताया जब 4 से अधिक होता है तो हम 8 में से माइनस कर देते हैं। तो 8 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता आ जाएगी 3। वहीं ऑक्सीजन की बात करें
तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6, तो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम 8 में से 6 घटाएंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। वहीं फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 7 घटाएंगे इसकी संयोजकता आ जाएगी 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे संयोजकता घट रहा है। ठीक है, पहले 1 से 4 बढ़ा, अब 4 से क्या हो रहा है, घट रहा है। वही हम बात करते हैं अक्रिय गैसों की। सबसे लास्ट ग्रुप है 18। तो मैंने बताया था हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी संयोजकता होती है 0। तो याद रखिएगा अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। वहीं यदि हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनकी संयोजकता एक जैसी रहती है। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप 2 की तो बेरिलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के भी बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब एक ही समूह के तत्व होते हैं, यानी एक ही ग्रुप के जब तत्व होते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि अगर आप कार्बन को ले रहे हैं, कार्बन परिवार, तो कार्बन में क्या है, ऊपर की ओर कार्बन, उसके नीचे है सिलिकॉन। तो इसमें जितने भी तत्व पाए जाएंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, 4 ही होगी। यदि हम बात करें आपके हैलोजन परिवार जिसमें कि ग्रुप नंबर 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी वैलेंसी क्या होगी, सभी की एक ही होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु आकार की, यानी कि एटॉमिक साइज़ की। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ होती है, यानी कि जो परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं, वो घटता है। जैसे यदि हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या है 152 पिकोमीटर, जबकि ऑक्सीजन का कितना है, 66 पिकोमीटर। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है? इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूं और आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली आपको समझा देता हूँ। जैसे लिथियम वाले की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 1। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो इसका आएगा 2 6। तो दोनों में कोष बराबर हैं, यानी कि लिथियम में भी 2 कोष हैं और ऑक्सीजन में भी 2 कोष हैं, लेकिन लिथियम के बाहरी कोष में है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के बाहरी कोष में है आपके 6 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जैसे कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उनका आवेश क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि आवेश बढ़ने का मतलब कि जो नाभिक होता है बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उनकी साइज़ क्या होती है, घटती जाती है। तो लिथियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी साइज़ क्या है, बड़ी है, लेकिन ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब आवेश का बढ़ना, और आवेश का बढ़ना मतलब नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो जाहिर सी बात है परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो इसलिए जब भी हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु साइज यानी कि परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन वही हम बात करें समूह की यानी कि वर्ग की, तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कैसे बढ़ती है समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है वो है 152 पिकोमीटर, वहीं सीजियम CS का परमाणु त्रिज्या है 262 पिकोमीटर। अब ऐसा क्यों है, परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ी है, मैं ये भी बता देता हूँ। अब जैसे लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 1, सोडियम का करेंगे तो 2 8 1, पोटेशियम का करेंगे तो 2 8 8 1। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनकी जो कोष है वो बढ़ है। लिथियम में केवल 2 कोष है, सोडियम में 3 कोष है, पोटेशियम में 4 कोष है। आप इसको रफ पे करके देख सकते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि कोष बढ़ है तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे किसी परमाणु का कोष बढ़ेगा तो उसका आकार भी तो बढ़ेगा सेम। इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ने का कारण यह है कि इनका जो कोष है वो कोष बढ़ रहा है जिसके कारण इनका आकार भी बढ़ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है और किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं धात्विक और अधात्विक गुणों की। तो एक बात याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ होते हैं वे धात्विक होते हैं और जो दाईं तरफ होते हैं वे होते हैं अधात्विक। तो आप टेबल में देख सकते हैं जो मैंने येलो कलर से दिखाया गया है ये सभी धातुएं हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ के तत्व होते हैं वे धातुएं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं हो जाते हैं अधात्विक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि जो तत्व होते हैं वे अधातु होते हैं। तो आप नीले कलर से देख रहे हैं दाएं तरफ ये कितने, ये सभी क्या हैं, ये अधातु हैं। लेकिन इनके बीच के जो तत्व होते हैं यानी धातु और अधातु के जो बीच के तत्व हैं
वो कहलाते हैं उपधातु, जिन्हें मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये सभी क्या है, उपधातु हैं। और उपधातु हम उन्हें कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण को रखते हैं, इन्हें हम अर्धधातु भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलेनियम है, ये सभी क्या है, ये सभी उपधातु यानी कि हम कह सकते हैं अर्धधातु हैं। तो आवाज सारणी में आप याद रखिएगा, जो धातुएं होती हैं वो आपके बाएं तरफ होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो आपके दाएं तरफ होती हैं, और इनके बीच में पाए जाते हैं उपधातु। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक आवाज सारणी की विशेषताएं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मेंडलीव के दोषों को क्या दूर किया गया था। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेंडलीव के आवाज सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, तो जिसके कारण क्या होता था कि जो समस्थानिक थे उन्हें आवाज सारणी में स्थान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर एक चुनौती थी मेंडलीव के लिए कि समस्थानिकों को स्थान कहाँ दें। लेकिन जब आधुनिक आवाज सारणी की खोज हुई, जब परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा गया, तो उसमें आसानी से समस्थानिकों को स्थान प्राप्त हुआ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आधुनिक आवाज सारणी में क्यों समस्थानिकों को स्थान मिल गया। उसका रीज़न ये था कि हम सभी जानते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। तो मेंडलीव की आवाज सारणी में चूंकि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था, इसलिए समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। लेकिन जो आधुनिक आवाज सारणी है, आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, और परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने के कारण समस्थानिकों को उचित स्थान प्राप्त हुआ। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें कि मेंडलीव के दोष को कैसे दूर किया गया। बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो मेंडलीव की आवाज सारणी में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा गया था। लेकिन आधुनिक आवाज सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में ऊपर की ओर रखा गया, जिसमें कि क्षार धातु आते हैं, और क्षार धातु के साथ रखने का कारण ये था कि इनकी संयोजकताएं, यानी कि इनकी संयोजकता भी एक होती है, और इन सभी तत्वों के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जिनमें कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको बताना है कि ऐसे 3 तत्वों के बारे में जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को देखें, यानी कि फर्स्ट समूह के तत्वों को देखें, तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 1। वहीं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें आएगा 2, 8, 1, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक है 11। वही बात करें हम पोटेशियम की, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 2, 8, 8, 1। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बताना है कि ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 2, 8, 2। वहीं कैल्शियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक है 20, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आएगा 2, 8, 8, 2। तो देख सकते हैं कि दोनों के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो। तो बाहरी कोश पूर्ण होने का मतलब कि उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और मैंने आपको पीछे बताया था कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्रिय गैस, और अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया है। तो एक चीज़ और मैंने बताई थी कि हीलियम को छोड़कर जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए कुछ और प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, 2 कोश हैं और दोनों कोश इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हैं, यानी कि 2 कोश भरे हुए हैं। तो अक्रिय गैसों को हम ले सकते हैं क्योंकि अक्रिय गैसों में ही सभी कोश भरे हुए होते हैं। जैसे कि नियॉन की बात करें, नियॉन का अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो आप देख सकते हैं इनके दोनों कोश यानी कि के और एल दोनों भरे हुए हैं, क्योंकि के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। तो हम सभी जानते हैं 2, 8, 2 मतलब टोटल करेंगे तो 12, और परमाणु क्रमांक 12 किसका है, मैग्नीशियम का, तो वो तत्व है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कोश है
और संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 कोष हैं तो पहले 3 कोष तो हम लिख लेंगे। अब संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पिछला कोष अगर हम भरेंगे तो 2 8, तो अगर हम देखें तो 2 8 4, तो 2 8 4 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 14, और 14 परमाणु क्रमांक होता है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 कोष हैं और संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन और 2 ही कोष है, तो इसका पिछला कोष क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर दोनों को जोड़ दे तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हुआ कि इनका परमाणु क्रमांक है 5, और परमाणु क्रमांक 5 किसका होता है, बोरान का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरी कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे कोष में पहले के क्या है, दुगने हैं। तो पहले कोष में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे में 2 का दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 4, और 2 4 किसका होता है, कार्बन का होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।